एक बार फिर से स्वागत है सक्सेस फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें ताकि इस लेक्चर को समझने में थोड़ी आसानी हो। संयोजकता को हम बिल्कुल आसान भाषा में कुछ ही मिनटों में इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जो तत्व के परमाणु होते हैं उनकी संयोजकता कैसे निकालें। तो इसके लिए आपको दो बिंदुओं को ध्यान में रखना है। सबसे पहला, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको समझाया है। तो यहां पे देखिए, परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, पूरा लिख देता हूं, उपस्थित इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वही उस परमाणु की संयोजकता होती है। ये तो हम पहला बिंदु देख लेते हैं। दूसरा बिंदु भी देख लीजिए साथ साथ में कि कोई भी परमाणु हमेशा स्थायी रहना चाहता है। क्या रहना चाहता है विद्यार्थियों? स्थायी रहना चाहता है। स्थायी रहने चाहने का मतलब यह है कि हमेशा परमाणु जो है वो स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्थायित्व। अब कोई भी परमाणु स्थायी कब होगा, यह आपको ध्यान में रखना है। कोई भी परमाणु स्थायी तब होगा जब उसका बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा या फिर उसका बाह्य कोश पूरी तरीके से खाली होगा। तो स्थायित्व के रूप में हम दो बिंदु लिखेंगे। एक बिंदु, या तो बाह्य कोश पूर्ण भरा हुआ हो या फिर पूर्ण खाली हो। तो ये दो टर्मिनोलॉजी किसी भी परमाणु के स्थायित्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला बिंदु जो आपने समझा कि परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वही क्या होती है, वही संयोजकता होती है। और दूसरा, हम संयोजकता को थोड़ा सा एडवांस लेवल में समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंदर प्रत्येक परमाणु स्थायी रहना चाहता है और स्थायी रहने के लिए या तो वो अपना बाह्य कोश पूरा भरे या फिर वो अपना बाह्य कोश पूरा का पूरा खाली कर दे। तो ये दो टर्मिनोलॉजी स्थायित्व से संबंधित आपको समझनी पड़ेगी। तो देखिए, मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स लूंगा और एग्जांपल्स की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल्स हम ले लेते हैं सोडियम का। दूसरा एग्जांपल्स हम ले लेते हैं इसके साथ ही एल्यूमिनियम का। तीसरा एग्जांपल्स हम ले लेते हैं क्लोरीन का। और चौथा एग्जांपल्स हम ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ये चार एग्जांपल्स अगर आपने समझ लिए दोस्तों, तो संयोजकता बहुत आसान हो जाएगी। आसान तरीके से समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, जबकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। हम अच्छे से समझेंगे कि इनकी संयोजकता कितनी होती है। देखिए, जो हमने परमाणु लिए हैं दोस्तों, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि संयोजकता कैसे निकलेगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही आएगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपने बेहतर तरीके से समझ लिया तो संयोजकता कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 281, एल्यूमिनियम का होगा 283, क्लोरीन का होगा 287 और वहीं ऑक्सीजन का होगा 26। देखिए, हम जानते हैं कि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, फिर दूसरे और आगे जितने भी जो कोष आएंगे उसके अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे।
अब हम थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे कि हमें संयोजकता को कैलकुलेट करने में और आसानी हो। थोड़ा सा हम पहले मेथड को देख लेते हैं। एक बार हम पहले मेथड को देख लेते हैं। किसके लिए? सोडियम के लिए। परमाणु के बाह्य कोश में देखिए, बाह्य कोश तो अपना ये वाला है। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां तो भाई एक इलेक्ट्रॉन ही है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस परमाणु की संयोजकता भी कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। अब हम दूसरे मेथड से भी समझने का प्रयास करते हैं कि सोडियम की संयोजकता दूसरे मेथड से कितनी आ रही है। दूसरे मेथड को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनानी पड़ेगी। तो अब हम यहां पे इलेक्ट्रॉनिक संरचना बना देते हैं। किसकी? सोडियम की। देखिए ये यहां पे हमारा हो गया नाभिक, ठीक है। नाभिक के अंदर आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। यहां पे कितने कोष बन रहे हैं सर? 3 कोष बन रहे हैं। कितने कोष बन रहे हैं? 3 कोष बन रहे हैं। 1 2 3। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कोष ये रहा। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कोष में हमारा यहां पे आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। अब कितना आसान है समझना वो देखिए। दूसरा बिंदु कह रहा है कि कोई भी परमाणु हमेशा स्थायी रहना चाहता है, उसके लिए या तो वो अपना बाह्य कोश पूरा भर दे या उसको पूरा खाली कर दे। हमने क्या कहा सर? इस बाहर वाले को भरने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी और खाली तो वैसे 0 से हो जाता है। अब जो चीज आपको आसान लगे वो यहां पे अप्लाई करना है। देखिए पूरा भरने के लिए हमें यहां पे कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 8। एक यहां पे पड़ा हुआ है तो हमें कितने की आवश्यकता है? 7। 7 इलेक्ट्रॉन मांग के इसको लेने पड़ेंगे, तब जाके इसका बाह्य कोश पूरा भरेगा। लेकिन अगर ये बाहर वाला 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, अगर यहां पे हम कहेंगे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग दे, बलिदान कर दे 1 इलेक्ट्रॉन का, तो यहां पे ये पूरा खाली हो जाएगा, पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा। मैंने क्या कहा? शर्तें दोनों में से दोनों नहीं, एक लागू होनी चाहिए। या तो पूरा भर दो या पूरा खाली कर दो। देखिए सर यहां पे 8 करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने हैं और यहां पे 0 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना है। तो जो चीज आसान हो, 1 आसान है कि 7 आसान है? सर 1 आसान। 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है, इसलिए हम कहेंगे कि इस परमाणु की संयोजकता 1 होगी, क्योंकि यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है। जब परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 1 होगी। देखिए ये हो गया किसके लिए? सोडियम के लिए। अब हम थोड़ा एल्यूमिनियम के लिए भी समझ लेते हैं, इसी डायग्राम से समझेंगे। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में है 3 इलेक्ट्रॉन। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। देखिए 8 टोटल है, 8 में से 3 तो पड़े हैं, 3 पड़े हैं, पीछे कितने? 5। सर जी 8 करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन इसको किसी न किसी से लेने पड़ेंगे, या फिर इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे दे। 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है, 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना मुश्किल है, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है। मैंने क्या कहा? क्वांटिटी कम हो वही काम करना है। 3 इलेक्ट्रॉन कम है, त्याग दो। 5 ज्यादा है, ग्रहण नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, ग्रहण करवाने भी नहीं। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, जो कि इसमें भी लागू हो रहा है, इसमें भी लागू हो रहा है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें यह रूल लागू नहीं होता है। देखिए कैसे? यहां पे है क्लोरीन और क्लोरीन के बाह्य कोश में है 7 इलेक्ट्रॉन। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। पहला कोश, दूसरा कोश और तीसरा कोश। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में आ गए 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और 7।
1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, 0 करने के लिए 7 के 7 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दें। मैंने क्या कहा, कम क्वांटिटी किसमें आ रही है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आसान है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। लेकिन इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 7 आ रही है, लेकिन इसकी संयोजकता कितनी आ रही है, संयोजकता तो 1 है भाई इसकी। इस परिस्थिति में यह नियम लागू नहीं हो रहा है। अब हम लास्ट ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं, ऑक्सीजन को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी आ रही है। यह हमारा हो गया नाभिक, पहला कोष जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोष 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, क्योंकि ये 2 हो गए, ये 6 हो गए। अब देखिए, हमें या तो 8 करने हैं या हमें 0 करना है। 8 कैसे होंगे और 0 कैसे होंगे? 0 करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा, 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करना पड़ेगा और ये त्यागना पड़ेगा। देखिए, जो आसान चीज आप वही करो। सर जी 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं, आसान है। 0 करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं, मुश्किल है। जो आसान है वो चीज करो। तो 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये एब्जॉर्ब कर लिया, दूसरा ये एब्जॉर्ब कर लिया, तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये बेस्ट तरीका है दूसरे वाला। पहले वाला बिल्कुल तेजी में सामान्य अवस्था में उसको भी काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम किसी भी तत्व के परमाणु की संयोजकता को कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप जुड़े रहें, यही मैं आशा करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।